बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं नाज़रीन के मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर आला सिंध की तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी। मुराद अली शाह सिंध के 25वें वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में शाम 5 बजे होगी। सैयद मुराद अली शाह पहली बार 2002 में रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए, दूसरी बार 2018 में रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए। मुराद अली शाह को माजी में महकमे खजाना तवानाई और आबपाशी के कलमदान अलॉट किए गए थे। 29 जुलाई 2016 में मुराद अली शाह पहली बार, 2018 में मुराद अली शाह को दूसरी बार वज़ीर आला सिंध बनाया गया। मुराद अली शाह के पास खजाना और दाखिला के भी कलमदान रहे। Total number of votes recorded in the division today are 148, out of which the Honorable Member Mr. Murad Ali Shah has secured 112 votes. Now it's an honor for me to declare Honorable Member Sayyid Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. Congratulations sir. Thank you. मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि अगली बार आवाम के वोटों से बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। जो कोताहियां माजी में की फिर नहीं करेंगे। अपनी 2-4 सीटों के लिए मुल्की सालमियत के साथ खेलना नहीं है। आज ही सबसे कहता हूँ कि सदर जरदारी को वोट दें। तो यही कमिटमेंट होगी इस दफे, जो कोताहियां अगर हमने की हैं वो भी हम ना करें और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को अगले इलेक्शन में वो मेजॉरिटी दे, वो अपने वोटों से इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से। और लोग भी थे जिन्होंने घरों वरों की बात की थी बगैर सोचे समझे, लेकिन ही फोर्स्ड हिज टीम टू वर्क ऑन इट एंड डिलीवर विद इन डेज, नॉट इवन वीक्स। ये प्रेशर होता था और जैसे अभी कैमल अली साहब ने भी कहा कि वो प्रेशर इनका पता है। और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जिन्होंने आगे का एक रास्ता दिया है। हम अपने सूबे के हद तक उसको आगे लेके जाएंगे और हम बाकी तीनों सूबों के लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मौका दें कि इस मुल्क को लीड करें। मुराद अली शाह के सियासी करियर पर डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट में। कम शोरों से ताल्लुक रखने वाले मुराद अली शाह को सियासत विरासत में मिली, ताहम इन्होंने विरासत को कभी दागदार नहीं होने दिया। उनके वालिद अब्दुल्ला शाह भी सिंध के वजीर आला रह चुके हैं। मुराद अली शाह 8 नवंबर 1962 को कराची में पैदा हुए। इन्होंने सेंट पैट्रिक स्कूल से मैट्रिक किया। NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया। ये डिग्री सिल्वर मेडलिस्ट एजाज के साथ हासिल की और कायदे आजम स्कॉलरशिप के हकदार करार पाए। मुराद अली शाह ने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और इसी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक सिस्टम्स में दूसरी मास्टर्स डिग्री ली। मुख्तलिफ इदारों में खिदमात अंजाम देने के बाद सियासत में कदम रखा और 2002 में जामशोरो सिंध से बतौर मेंबर सूबाई असम्बली सियासी कैरियर का आगाज किया। सन 2018 में फिर मुंतखब हुए और आबपाशी की वजारत भी पाई। सन 2016 में वजीर आला सिंध मुंतखब हुए। जुलाई 2016 में कायम अली शाह की जगह इन्हें सूबे का वजीर आला बनाया गया, जिसके बाद 2018 के इलेक्शन के बाद फिर सूबे के सरबरा का ताज भी इन्हीं के सर सजा। वज़ीर आला सिंध की तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी। मुराद अली शाह सिंध के 25वें वज़ीर आला की हैसियत से कल हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में शाम 5 बजे होगी। तो आपको बताएं कि हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में शाम 5 बजे होगी। मज़ीद इसी पर तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा कि हुकूमत साजी के मराहिल मुकम्मल होते जा रहे हैं, अगला मरहला काबीना की तश्कील है, इसके हवाले से क्या मुशावरत की जा रही है? जी हाँ, आज बड़ा अहम मरहला था हुकूमत साजी का जो मुकम्मल हो गया। सिंध के ऐवान में मुंतखब असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है। सैयद मुराद अली शाह ने 112 वोट हासिल करके सिंध के 25वें वज़ीर आला का जो है कामयाबी के साथ
یہ معاملہ یہ انتخاب مکمل ہوا. علی خورشیدی ان کے مقابلے میں تھے جنہوں نے 36 ووٹ لیے. یہاں بڑی لمبی لمبی تقاریر بھی ہوئی ہیں. مختلف ارکان نے ان کو مبارکباد دی ہے. ایم کیو ایم جماعت اسلامی نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ویلکم بھی کیا ہے, جبکہ مراد علی شاہ نے یہ عزم بھی دکھایا کہ تمام جماعتوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. ایم کیو ایم جماعت اسلامی اور آزاد ارکان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا بھی عزم کیا. جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی, تو کل شام 6 بجے گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی. گورنر سندھ کامران ٹسوری منتخب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے حلف لیں گے. اس میں کابینہ کے اب تک کوئی نام تو سامنے نہیں آئے ہیں کہ آیا کیلی سندھ کابینہ کے ارکان حلف لیں گے یا اس کے 1-2 روز بعد حلف لیں گے. البتہ ابتدائی طور 15 سے 20 کابینہ ارکان کے نام لیے جا رہے ہیں, جن میں سابقہ کابینہ کے جو سینئر ارکان ہیں, جن میں ناصر حسین شاہ ہے, شرجیل انعام میمن ہے, سعید غنی ہے, محمد بخش مہر کا نام لیا جا رہا ہے. نئے نوجوان ارکان میں سے حلار وسان کا نام لیا جا رہا ہے, جبکہ تیمور ٹالپور کا نام لیا جا رہا ہے. سردار شاہ کا نام لیا جا رہا ہے سندھ کابینہ کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی کابینہ کے رکن تھے. عذرا پیچو کا نام لیا جا رہا ہے. کچھ دیگر خواتین کے نام بھی زیر غور ہیں سندھ کابینہ کے لیے. تو سندھ کابینہ شاید کل حلف نہ لے, آنے والے 1 سے 2 روز میں سندھ کابینہ کے بھی 15 سے 20 وزراء حلف لیں گے, اور اس طرح صوبہ سندھ میں حکومت سازی کے تمام مراحل مکمل ہو جائیں گے. سندھ اسمبلی کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اب جب اجلاس ہوگا تو شاید مارچ میں سیشن ہوگا, اور مارچ میں صدارتی انتخاب بھی ہے. اسی اسمبلی میں یہی ارکان ملک کے نئے صدر کے لیے اپنا ووٹ ڈالیں گے. کوئی شیڈیول تو نہیں ہے, لیکن اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے اسپیکر سید اویس قادر شاہ نے ملتوی کر دیا ہے. غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے اجلاس. عزیز یہ بتائیے گا کہ قائد حزب اختلاف کے لیے کون سے نام سامنے آئیں گے؟ ہم نے یہاں پر ایم کیو ایم کے لوگوں سے بھی معلوم کیا, چونکہ دوسری بڑی پارٹی جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, جس کے 36 ارکان ہیں, تو یقیناً اپوزیشن لیڈر ان کی طرف سے ہی آئے گا. یہاں پہ آزاد ارکان نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے, ان سے بھی یہ سوال ہوا. تو ایم کیو ایم کے علی خورشیدی جو کہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے, وہ کہا یہ گیا, اسپیکر نے یہ جملہ کہا کہ علی خورشیدی اس سیٹ پر بہت اچھا لگ رہے ہیں. لیکن بہرحال ایم کیو ایم نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. ایم کیو ایم کے ارکان کا یہ کہنا تھا, علی خورشیدی کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو قیادت فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہوگا. اب جب سندھ اسمبلی کا آنے والا اجلاس شروع ہوگا تو اس سے قبل اپوزیشن کے لیے باقاعدہ ایک درخواست دی جاتی ہے اسپیکر سندھ اسمبلی کو. اس میں یہ بات تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس اکثریت موجود ہے, تو اس طرح اپوزیشن لیڈر ہوگا تو ایم کیو ایم سے ہی, لیکن وہ کون ہوگا اس کے نام کا اب تک فائنل نہیں ہوا ہے. نام فائنل ہوگا, اسپیکر کو یا اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کیا جائے گا. اس کے بعد جب آنے والا اجلاس ہوگا تو اجلاس سے قبل ہی ایک تو اپوزیشن لیڈر کے نام کا اعلان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ حکومت بن چکی ہے, آج کے بعد حکومت بن چکی ہے, تو حکومت کی سیٹیں ایک جانب ہوتی ہیں, اپوزیشن کی دوسری جانب ہوتی ہیں. حکومت کو وزراء کو پہلی سیٹوں پہ بٹھایا جاتا ہے, پھر بعد میں اراکین کو بٹھایا جاتا ہے. اسی طرح اپوزیشن لیڈر کا جو چیئر ہے وہ بالکل وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی وزیر اعلیٰ سندھ کی کرسی کا نمبر 1 ہوتا ہے, تو اپوزیشن لیڈر کے کرسی کا نمبر 2 ہوتا ہے. تو اب یہ جب آنے والا اجلاس ہوگا اس میں یہ ساری کلاسیفیکیشن ہوگی, ممبران کے سیٹوں کی بھی کلاسیفیکیشن ہو جائے گی, اپوزیشن لیڈر کا بھی طے ہو جائے گا, اور پھر اجلاس اپنی روٹین کارروائی میں بھی آ جائے گا. جی, آنے والے اجلاس میں تمام چیزوں کی کلاسیفیکیشن ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریب حلف برداری کل ہوگی, اور مراد علی شاہ سندھ کے 25ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھانے جا رہے ہیں. تمام تفصیلات سے ہمیں اپڈیٹ کرے تھے عزیز جمالی, آپ کا بہت شکریہ.
आम इंतखाबात 2024 PTI ने इलेक्शन में धांधली के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। हलीम आदिल शेख का कहना है कि 8 फरवरी को हम जीत रहे थे, DROs और ROs ने हमें हराया। खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि अवाम चोरी मैंडेट से बनने वाली हुकूमत का बाइकॉट करे। अदालतों ने इंसाफ की तवक्को है। कल सिंध भर में यौम सयाह मनाएंगे। तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और नताइज बदलने के इल्जामात। तहरीक इंसाफ ने जीता हुआ इलेक्शन हराने का इल्जाम लगा दिया। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हलीम आदिल शेख का कहना था कि हम हारे नहीं, हमें इलेक्शन कमीशन के ROs DROs ने हराया है। हुकूमत 5 साल तो क्या 5 माह भी नहीं चल सकेगी। मैं बताना चाहता हूँ कि ROs रिटर्निंग अफसरान जिन्होंने बेईमानी की, जिनका काम सिर्फ कंसोलिडेशन था, उन्होंने जो फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में कन्वर्ट करते हुए दो नंबरी की, तो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत इंशाअल्लाह उनकी नौकरियों से भी निकलवाएंगे और 3-3 साल की सजा इनको मिलेगी। हलीम आदिल शेख का कहना था कि हमने कराची और हैदराबाद में कौमी असेंबली की 22 सीटें जीती हैं। इंसाफ के लिए हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार समेत सबको मनाजरे का चैलेंज करता हूँ। इस शहर कराची और हैदराबाद में कराची की 20 MNA की नशिस्तों के फॉर्म 45 हमारे पास है और हैदराबाद की 2 नशिस्तों के फॉर्म 45 ओरिजिनल हमारे पास है। MPS के तकरीबन 38 फॉर्म 45 ओरिजिनल हमारे पास है। खुर्रमशेर जमान का कहना था कि इससे कबल कोई सियासी जमात फॉर्म 45 लेकर नहीं घूमी जिस तरह आज PTI घूम रही है। अवाम 2 नंबर मैंडेट वालों का मुकम्मल बाइकआउट करे। जाली मैंडेट वाली MQM वजारतों की भीख मांग रही है। बेकारियों की तरह भीख मांग रहे हैं शहबाज शरीफ से, उधर जरदारी साहब से कि हमें मिनिस्ट्रीज दे दो। लिटरली भीख मांग रहे हैं। आप जाके उनका हशर देखें, हाथ बांध के कैसे बैठे हुए। चोरी का मैंडेट लेने वाले से हाथ बांध के नहीं बैठते हैं, ऐसा सीना चौड़ा करके बैठते हैं जिसको अवाम ने वोट दिया होता है। खुर्रमशेर जमान ने कराची प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल करने का भी अंदिया दे दिया। कैमरामैन हारिस के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। अब आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने एक्सपोर्टर्स के लिए कवानीन में नरमी कर दी है। मरकजी बैंक ने बरामद कुननगान को बैरूनी मुल्क अकाउंट में मौजूद रकूम पेश की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इसी में मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपोर्टर्स के लिए कवानीन में नरमी कर दी है। बरामद कुननगान को बैनुल मुल्क अकाउंट में मौजूद रकम पेशगी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। बरामद कुननगान को स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखी हुई रकम स्टेट बैंक से पेशगी इजाजत की वसूली के बगैर इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है। स्टेट बैंक का तमाम मजाज जिलों के सदूर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मरासला भेज दिया गया है। बरामदात की जो बेहतरी और कारोबार को आसान बनाने के लिए फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। अब बुलेटिन में कुछ बात करेंगे गैस लोड शेडिंग की। कराची में गैस के मसाइल ताहाल हल तलब हैं। जैकब लाइन में 3 माह से गैस गायब है। शहरी लकड़ियां जलाकर खाना बनाने पर मजबूर हो गए। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, शहर क़ायद में बुनियादी सहूलियात के फुकदान ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है और गैस का बहरान जो है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरी परेशानी में मुब्तला है। इस वक्त खुदादात कॉलोनी के इलाके में मौजूद है और यहाँ पर शहरी जो हैं इस वक्त लकड़ियों पर लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाने पर मजबूर हैं क्योंकि गैस ना होने के बायस उनकी मजबूरी बन चुका है कि वो लकड़ियों पर खाना बनाएं। खातून मौजूद है, मजीद इनसे साथ बताइएगा कितने अरसे से यहाँ गैस नहीं आई? बेटी इधर से 2 महीने से गैस नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। बहुत पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा। देखो ये पक रहा है, ऐसे कर रहा है। हमारी ज़िंदगी ऐसे रही है, सारा दिन काम करते हैं फिर शाम को आके लकड़ी पे खाना बनाते हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा? हाँ, क्या मतलब है जो हम तब बहुत परेशान आ गए। जिसको नहीं दो वोट नहीं दो आ जाते नहीं करने, लेकिन हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। बिल्कुल जी, अवामी वोट लेने के लिए तो तमाम जो है नुमाइंदे मैदान में नज़र आते हैं लेकिन उनके मसाइल के हल के लिए कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आता। और जिस तरह के इस वक्त हमने अहवाल देखा है इस इलाके में कि गैस ना होने के बायस लकड़ियों पर जो है वो खाना तैयार किया जा रहा है। और इस वक्त मेरे कैमरामैन उस्मान आपको दिखाएं तो लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाने के बाद जो नुकसान जिसके सामने है कि किचन जो है उनका बिल्कुल हालत जो है वो बदतर हो गई है।
جو لکڑی جلانے سے جو دھواں اٹھتا ہے اس سے جو ہے وہ پورا ان کی دیواریں اور اس کے ساتھ ساتھ کھانسی جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو اس طرح کے مسائل جو ہے وہ دن بدن جنم لیتے جا رہے ہیں صرف ایک گیس نہ ہونے کے باعث. تو متعلقہ اداروں کو اور متعلقہ حکام کو اس بات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان شروع ہونے جا رہا ہے تو اس میں گیس کی فراہمی کو جو ہے وہ بلا تعطل یقینی بنائیں اور ان کے مسائل کو حل کریں. جی ناظرین، واٹر کارپوریشن کا اربوں روپے کا اسکریپ خطرے میں پڑ گیا. اسکریپ کی موجودگی کے باوجود نہ ہونے کی رپورٹ پیش کر دی گئی. متحدہ ورکرز فرنٹ نے اینٹی کرپشن اور FIA سے صورتحال پر تحقیقات کی سفارش کی ہے. مزید جانیں گے احسن عباسی سے. جی بالکل، واٹر کارپوریشن میں اسکریپ کی نیلامی تو کر دی گئی ہے لیکن CBA کی جانب سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جیسے ماضی میں اسکریپ جو ہے وہ چوری ہوتا رہا تو اس بار جو ہے وہ سلسلہ دوبارہ سے نہ شروع ہو. ارشاد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا، آکشن کی پہلی نیلامی ہوئی ہے، کیا تحفظات ہیں اس کو لے کے؟ دیکھیں جی، جو ہمیں اویل تھا کہ اسکریپ جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 ارب روپے کا ہے، وہ اب تک کیپیسٹی آئی نہیں ہے. بہت سی ایکسین نے جو ہے وہ نیل بھیجا ہے اور ہمیں معلومات ہیں کہ وہاں پہ اسکریپ پڑا ہوا ہے اور ٹنوں کے حساب سے پڑا ہوا ہے. تو اسی لیے ہم نے خدشات ظاہر کیے ہیں اور ہم جو ہے آپ کے توسط سے آج مطالبہ کرتے ہیں کہ اینٹی کرپشن اور FIA خود اس معاملات کو دیکھیں اور جہاں جہاں ہم نے اپنے تمام ملازمین کو بولا ہے کہ جہاں جہاں اسکریپ پڑا ہوا ہے اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے ویڈیو بنائیں اور تمام سوشل میڈیا پہ وائرل کریں کہ جی چوری ہو نہ پائے. کوئی اگر ٹرک میں اٹھا رہا ہے تو اس ٹرک کا ڈرائیور، اس ٹرک کا نمبر اور کتنا مال اس نے اٹھا لیا اس کی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کریں تو انشاءاللہ چوری نہیں ہونے دیں گے. ملازمین کا پیسہ ہے اور کسی کو کھانے نہیں دیں گے. جو پہلے کھا لیا گیا، آپ کو پتہ ہے پہلے اسکریپ چوری ہو رہا تھا اور جو لوگ چوری کر رہے تھے انہیں کے پیٹوں میں درد ہے اب کہ ظاہر سی بات ہے ان کا چوری جو ہے وہ اب بند ہونے جا رہی. جب اسکریپ اٹھ جائے گا اور وہ ملازمین کے لیے بک جائے گا تو ان کے پیٹوں میں درد ہے کہ ہمیں کیا ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے ملازمین کا پیسہ انشاءاللہ ملازمین تک پہنچائیں گے، کسی کو چوری نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. جہاں جہاں اسکریپ پڑا ہوا ہم نے تمام کی اسکرین شاٹ بھی لے لی ہیں، تصویریں بھی بنا لی ہیں، ویڈیو بھی بنا لی ہیں اور وہاں کے باقاعدہ طور پہ ہم نے مطلب آگاہی جمع کر لی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی دیں گے، میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے. بھرپور انداز میں انشاءاللہ اسکریپ کسی کو چوری نہیں کرنے دیں گے اور بھرپور تعداد میں جو ہے وہ انشاءاللہ اسکریپ کو جو اٹھا کے جو ہے وہ تول کر بیچا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین، 70% جو ہے وہ اسکریپ بتایا جا رہا ہے کہ واٹر کارپوریشن کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ نل ظاہر کیا گیا ہے. FIA اور دیگر تحقیقاتی اداروں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ تحقیقات کریں تاکہ کسی بھی قسم کی خود برد جو ہے وہ اس معاملے میں نہ ہو سکے. جی اب بات کریں گے مہنگائی کی. ریٹیلرز ایسوسی ایشن نے رمضان سے قبل اشیاء کی نئی ریٹ لسٹ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا. جنرل سیکرٹری فرید قریشی کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہول سیل ریٹیلرز اور مینوفیکچررز کی کمیٹی بننی چاہیے. کاوش میمن سے تفصیلات جانیں گے. بالکل دیکھیں، ہول سیل کی سطح پر چینی کی قیمت میں اضافے کے اثرات ریٹیل میں بھی دیکھنے کو آ رہے ہیں. 150 روپے فی کلو تک چینی پہنچ چکی ہے. ہمارے ساتھ ریٹیلر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری فرید قریشی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فرید بتائیے گا، چینی رمضان سے پہلے پھر مہنگی ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس بار بھی ریلیف نہیں ملے گا عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا چینی کے بارے میں، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر منحصر کرتا ہے، پہلی بات. دوسری یہ کہ ہول سیل اور ملر جو ہے وہ مشترکہ اپنا ایک وہ بنا لیتے ہیں کوالٹیز، جس کے بعد وہ بنانے کے بعد وہ ریٹ کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب انہوں نے جو پہلے جو 35 اور 36 روپے چینی چل رہی تھی وہ ایک دم لے کے 39 اور 40 اور 42 روپے تک پہ آ گئی ہے. جب ہول سیل میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے گا تو ریٹیل میں بھی لازمی بات ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا، اس لیے کہ کوئی 42 روپے کی خرید کر 40 میں تو نہیں بیچے گا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب ہول سیل اور ریٹیل کے قیمتیں مقرر ہو جائے گی رمضان میں، تو جیسا کہ ہمیشہ رمضان کے لیے کمشنر کراچی ریٹ فکس کرتے ہیں، ابھی وہ الیکشن سے فارغ ہونے کے بعد یہ تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور عوام کو بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ کوئی ریلیف دے. جیسے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ ریلیف دے رہے ہیں، تو اسی طرح اگر چینی اور دالوں پر بھی گورنمنٹ ریلیف دے اور اس کے قیمتیں مارکیٹ میں بھی ہول سیل کے طے کر کے ریٹیلر کی اور ہول سیلر اور مینوفیکچررز کی ایک کمیٹی بنائی جائے جس کے بعد یہ ریٹ فکس کیے جائیں. بالکل دیکھیں، ریٹیلرز ایسوسی ایشن کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ کمشنر کراچی رمضان المبارک سے قبل اشیاء ضروریہ کی جو اشیاء ہیں ان پر قیمتوں میں جو ہے وہ فکس کرے تاکہ عوام کو مہنگائی سے نجات مل سکے. جی
निगरान हुकूमत का जाते जाते शहरियों के लिए एहसन इकदाम। रमज़ान में सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 7.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम के लिए 7.5 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है। रमज़ान के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल, चीनी, घी समेत 19 अशिया पे जो है वो सार्फिन को रियायत फराहम की जाएगी। यानी कि ये तमाम तर अशिया, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो सार्फिन हो या फिर आम सार्फिन हो, उनको सस्ती अशिया फराहम की जाएगी। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं क्या कहेंगे। निगरान हुकूमत ने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है। रमज़ान के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, तेल की समेत 19 अशिया जो है वो सस्ती दामों दस्तियाब होगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर मुझे आटा मिल जाए, कोई घी मिल जाए, कोई ऐसे जो सर्फ वगैरह या पत्ती और चीनी वगैरह जो दालें हैं, ये चीज़ें के ज़रियत से मिल जाएं। हम ये कह रहे हैं। हम जो है आवाम बहुत यकीन करो कारोबार नहीं है, जो मसला बन रहा है बहुत सीरियस बन रहा है। यकीन करो मांग कर बंदा अपना घर चला रहा है, एक किसी दूसरे की मेहनत कर करके काम चला रहे हैं। ऐसा काम मुझे भी हुकूमत भी और हमारे जो भी है ना, हमारे थोड़ा तावन करें। यूटिलिटी स्टोर पे ये भी फ़ायदा होता है, जो बाहर जाते हैं वो थोड़ी तेज़ मिलती हैं, यहाँ से कम मिलती हैं, या उधर से 1200 मिलती हैं, ये इसमें 600-700 मिल जाती हैं। इसमें ये फ़र्क है। बाकी ये 400-500 रुपये की फ़ायदा है। बाकी गरीब आदमी है, गरीब आदमी जरिए आज नौकरी है ना, वो तो बहुत मुश्किल से हो रही है ना। रमज़ान पैकेज अच्छा है, मिलनी चाहिए चीज़ें या फिर नहीं मिल पाती? नहीं, मिलनी चाहिए। हाँ, यहाँ से मिलती हैं और मिलनी भी चाहिए। सही ना, हर गरीब आवाम को थोड़ी सपोर्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे शहरी जिनका कहना है कि रमज़ान पैकेज का ऐलान खुशाइन बात है, लेकिन रमज़ान पैकेज के तहत चीज़ें जो है वो भी दस्तयाब होनी चाहिए और ना सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी नर्ख पे जो है वो चीज़ें मिलनी चाहिए, बल्कि आम बाज़ारों में भी जो है वो महंगाई पर काबू पाना चाहिए। इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर की वजह से गुजारा करना मुश्किल हो गया, उधार कर्ज करके जो है वो अशिया ज़रूरियात जो है वो ख़रीदनी पड़ती हैं। हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया है उसका ऐलान जो है वो खुशाइंद है। जी, रमज़ानुल मुबारक से कबल मारूफ कंपनियों की मनमानियां जारी हैं। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में 20 रुपये तक का इजाफा हो गया। ब्रांडेड कंपनियों का 5 लीटर कुकिंग ऑयल 100 रुपये तक महंगा हो गया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। रमजान से कबल ही महंगाई आवाम को सताने लगी। ब्रांडेड कंपनियों ने कुकिंग ऑयल और घी महंगा कर दिया। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में 20-20 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। फी किलो घी 450 और 5 लीटर कुकिंग ऑयल 2550 के बजाय 2650 में मिलेगा। दुकानदार कहते हैं कंपनियों ने रमजान से कबल ही पैसे बढ़ा दिए हैं, आवाम को रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। जब काम का टाइम नजर आया तो इन्होंने 100-150 रुपए कार्टन जो है बढ़ा दिया है सारी कंपनियों। नहीं, रिलीफ कहाँ मिलेगा? तो रमजान आ रहा है तो भाई रिलीफ मिल रहा होता तो रमजान में रिलीफ दे देते ना, बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने 100-150 रुपए कार्टन हर कंपनी ने बढ़ा दिया है। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा हुकूमत आम मार्केट के सारिफीन को रिलीफ फराम करे। हाँ, रिलीफ तो आम मार्केट में भी मिलना चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर के लिए जो है ना, लोग दूर दूर यूटिलिटी स्टोर है वहाँ जा नहीं सकते, टाइम नहीं दे सकते ड्यूटी से, तो आम मार्केटों में जो है ना होना चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रमजान से कबल महंगाई के बढ़ते हुए तूफान को कंट्रोल करें। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, कमिश्नर कराची का अनोखा कारनामा। सरकारी रेट लिस्ट में 44 सब्जियों की कीमतें मौजूद नहीं। मंडी के ताजों को मनमानी कीमतों पर सब्जियां फरोख्त करने की खुली छूट मिल गई। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर कराची की गफलत जाहिर करती सब्जियों की सरकारी रेट लिस्ट। सिर्फ बचत बाजार और बाजारों की सरकारी कीमत मौजूद, मरकजी मंडी के भाव गायब। सब्जी फरोश कहते हैं कि जब सरकारी मंडी के भाव मौजूद नहीं तो सरकारी कीमतों पर कैसे बेचें। जब ये 44-45 सब्जियों के रेट्स इनको नहीं दिए गए हैं तो ज़ाहिर से दुकानदार को भी नुकसान है, और दूसरी बात ये कि ग्राहक को, कस्टमर को भी परेशानी का सामना है। अगर यही लिस्ट पे जो 44-45 सब्जियों के रेट्स हों तो दुकानदार को भी आसानी हो और कस्टमर को भी आसानी हो। जैसे कि आप बहुत से जनरल आइटम ले सकते हैं, चाहे आलू हो या प्याज हो, अदरवाइज़ कोई सी भी सब्जियाँ हों, लेकिन अगर इनके रेट्स होंगे तो कस्टमर को भी आसानी होगी, दुकानदार को भी आसानी है। लिहाजा मंडी वालों को भी चाहिए, जो वहाँ बैठे बड़े बड़े डीलर्स, उनको लिस्टों पे रेट्स जारी करने चाहिए ताकि आवाम को इसकी सहूलत मैसर हो सके। शहर में आलू सरकारी रिटेल कीमत 35 के बजाय 50 से 60 रुपए किलो तक दस्तयाब है। देसी प्याज सरकारी रिटेल कीमत 138 के बजाय 180 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। चाइना लहसुन सरकारी रिटेल कीमत 506 के बरअक्स 550 रुपए किलो तक दस्तयाब है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
सनतकारों ने नई हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस का खदशा जाहिर कर दिया। काठी के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मा कहते हैं 50 रुपये फी यूनिट बिजली और 250% महंगी गैस के साथ इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। नई हुकूमत को IMF को बताना होगा, इंडस्ट्री बंद हुई तो टैक्स रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। देखा जाए वफाकी हुकूमत बनने जा रही है और इसमें जो क्या मुतालबा होगा, जो मौजूदा सूरत हाल है, सनतकार उसे बिजली और गैस की कीमतों से परेशान है और कोरंगी एसोसिएशन के साबिक जो सदर हैं सलीमुज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, क्या मुश्किलात होंगी जो नई गवर्नमेंट आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए अशरफ, जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है आपको पता है कि वो इस वक्त इकनॉमिक चैलेंज है कि किस तरीके से इकॉनमी को संभाला जाए, और मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा चैलेंज हमारी जो आने वाली नई हुकूमत है उसके साथ भी होगा। आप ये देखिए कि जिस तरह से पिछले एक साल के अंदर कीमतों के अंदर इजाफा किया गया है IMF के कहने पे, तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से IMF के साथ निगोशिएट करते हैं। आप के सामने है कि एक साल के अंदर बिजली की जो कीमत है वो डबल हो गई है, मतलब 50 रुपये यूनिट की कीमत के ऊपर हम इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। आपकी जो मार्केट है उसको कम्पीट करना है रीजनल कंट्रीज़ के साथ। आप रीजन में उठा के देख लीजिए कि किसके पास 50 रुपये यूनिट वाली महंगी इतनी बिजली मिल रही है और वो किस तरीके से कम्पीट कैसे करेंगे। एक्सपोर्ट मार्केट को तो आप छोड़ ही दीजिए, एक्सपोर्ट मार्केट में तो एक्सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप अपनी लोकल मार्केट के अंदर जाहिर है कि अगर आप इतनी महंगी बिजली के ऊपर, इतनी महंगी गैस के ऊपर, गैस की कीमतें आप देखेंगे कहाँ से कहाँ चली गई हैं, इस प्राइस के ऊपर जब आप चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे तो उससे ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा कि बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर लें। फिर आप उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगाएंगे, किसी ना किसी तरह से उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब जो भी आएगा हुकूमत उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि IMF को ये समझाए कि अगर हम इतने ज़्यादा बर्डन्स डालते रहेंगे अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, अपने लोकल लोगों के ऊपर, तो हमारी इंडस्ट्री कम होगी, हमारी इंडस्ट्री बंद होगी और नेचुरली जो आपका रेवेन्यू आज आपके पास अगर कोई रेवेन्यू आ रहा है जो लोन्स की रिपेमेंट करनी है वो इसी इंडस्ट्री से आ रहा है। जब ये बंद होती जाएगी तो फिर आप लोन्स की रिपेमेंट भी कहाँ से करेंगे। तो ये मुझे डर है कि कोलैप्स की तरफ जा रही है इकोनॉमी। आपकी ऑलरेडी वेंटिलेटर के ऊपर है लेकिन ये अब टोटल कोलैप्स की तरफ जा रही है, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज कि अब ये नए आने वालों को इनके साथ डील करना कितना अच्छा डील कर सकते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जी, जैसे कि आपने सुना शदीद कंसर्न्स और कहा है कि जो नई हुकूमत आ रही है उसको बड़े चैलेंजेस का सामना रहेगा। बिजली गैस की कीमतों के साथ दीगर अहम फैसले करने होंगे जिसमें शरह सूद हो गया, बिजली की कीमत होगी, गैस की कीमत है उसको कम करना होगा। जी, स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।